स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर पहले अपलोड कर चुके हैं। ये आज हमारा सेकंड चैप्टर है जो कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित है। तो आइए और देखते हैं इसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के बोर्ड ने दिए हैं और क्या इनका सोल्यूशन होगा। और बाकी आपको ज्ञान परक और समझ परक क्वेश्चन भी मिलेंगे। परागण की बाह्य भित्ति बनी होती है, तो परागण की जो बाह्य भित्ति बनी होती है, तो मैं फटाफट सीधे सीधे उत्तर को टिक करूंगा। मैंने सोचा तो था कि थोड़ा सा आपको विस्तार से इनको समझाऊं, पर थोड़ा सा समय उसमें ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बात अच्छी ना लगे। फर्स्ट है यहाँ पर परागण की बाह्य भित्ति बनी होती है, तो वो होगी यहाँ पर स्पोरोलेनिन की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कच्चे नारियल का पानी क्या है? तो कच्चे नारियल का जो पानी होता है वो मुक्त केंद्र की भ्रूणकोश होता है। ऑप्शन सेकंड यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो द्विनिषेचन यहां पर प्रदर्शित किया जाता है आवृत बीजियों के द्वारा। ऑप्शन थर्ड यहां पर इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो यहाँ पर जो अंडाशय भित्ति होती है वही निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलकुंभी और वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर आपको नाम पर नहीं जाना है कि जलकुंभी जल में रहती है तो जल के द्वारा परागण होता है, या वाटर लिली है तो वाटर में रहने के कारण से इसका नाम पर नहीं जाना है। इनमें जो परागण होता है वो कीट से और वायु से दोनों से होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको कीट तो ऑब्जेक्ट में मिल रहा है, पर कभी भी फिर आपको अगले बार कहीं पर कीट ना हो और वायु लिखा हो तो ध्यान रखिएगा कीट और वायु दोनों से ही इसमें परागण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है? तो वो फल होगा यहाँ पर सीताफल। ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, केसर जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है? तो जाफरान केसर जो होता है ये पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्विगुणित है यहाँ पर, तो द्विगुणित क्या होगा? अंड परागण युग्मनज या फिर भ्रूणपोष। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा युग्मनज, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और ये द्विगुणित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायांग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है कहलाता है? तो जायांग का वो भाग जो परागण ग्रहण करता है वो वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है? तो देखिए एल्बुमिनस बीज का जो उदाहरण होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड मक्का। ठीक है, मटर मूंगफली ये नॉन एल्बुमिनस बीज हैं, तो ये ध्यान रखिएगा यदि ये पूछे जाए तो नॉन एल्बुमिनस है, और मक्का यहाँ पर एल्बुमिनस बीज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज किससे विकसित होते हैं? तो बीज विकसित होते हैं बीजांड से। तो ऑप्शन फोर्थ हमारे यहाँ पर नीचे है बीजांड। ध्यान रखिएगा बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे, अंडाशय से फल। अगला क्वेश्चन है, केजुरायना में निषेचन होता है? तो कैजुरायना में निषेचन जो होता है ये किस प्रकार का इसके अंतर्गत होगा? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कैल्जोगैमी निषेचन। ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूलेटम किसका भाग होता है? तो स्कूलेटम जो होता है ये भाग होता है एक बीजपत्री भ्रूण का। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण की युक्ति है? तो स्वपरागण की जो युक्ति होती है ये होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी या क्लिस्टोगेमी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी प्रकार की स्वपरागण की युक्ति होती है, तो उत्तर बनेगा हमारा उपरोक्त सभी, फोर्थ वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनन छिद्र वह स्थान है जहां पर बाह्य चोल। तो जनन छिद्र वो स्थान होता है जहां पर बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन फोर्थ होगा इसके लिए सही उत्तर, जिसमें है अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नारियल किस प्रकार का फल है? तो नारियल जो है ये एक अस्थिल फल होता है। ऑप्शन फर्स्ट होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडा से बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाता है? तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फलन। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे बाह्य व सबसे
भीतरी परतें क्रमशः होती है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी परागकोश के लघु बीजाणु धानी की सबसे बाह्य व सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है? तो यहाँ पर सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस, जिसे हम बाह्य त्वचा भी कहते हैं, और आंतरिक परत जो होती है वो टैपेटम होती है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस और टैपेटम, तो ये हमें दिया है ऑप्शन फोर्थ में, एपिडर्मिस व टैपेटम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो आवृत बीजी में द्विनिषेचन की जो खोज की थी ये की थी नवासिच ने। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। और देखिए एक प्रश्न और आता है कि ये द्विनिषेचन की खोज की है, पर सिर्फ यदि आपसे पूछा जाए कि निषेचन की खोज किसने की, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? तो देखिए नवासिच ने द्विनिषेचन की खोज की है, पर आवृत बीजी में केवल निषेचन की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की आवृत बीजी में और द्विनिषेचन की नवासिच ने की है। और नवासिच ने कब की है ये भी ध्यान रखना है। तो ये की है 1898 को, और स्ट्रासबर्गर ने कब की है? तो स्ट्रासबर्गर ने की है 1884 को, है ना, 1884। ये तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसमें गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में से क्रियाशील पूछा है। तो देखिए इसमें क्रियाशील जो होता है वो होता एक ही, और बाकी 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसमें एक ही क्रियाशील बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं, उनको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं जिन्हें कहा जाता है, या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीजाणु भेद की मुख्य अवस्था किसमें होती है? तो ये होती है आवृत बीजी में। ऑप्शन सेकंड होगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वेलिस्नेरिया। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसमें भी उत्तर। चलिए अब देखिए जो जल परागण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक अधिजल और एक अधोजल। तो जब जल की सतह पर हो तो वो अधिजल होगा, और जब अधोजल मतलब जल के भीतर जब हो तो वो अधोजल कहलाता है, और जो जल की सतह पर वो अधिजल कहलाएगा। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, घोंघों के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है? तो घोंघा जिसे संबुक भी कहा जाता है, कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न रख देते हैं, संबुक के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो ये जो घोंघों के द्वारा होने वाला जो परागण होता है ये कहलाता है मैलेकोफिली। ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीनोगेमी एक प्रकार की एलोगेमी, ऑटोगेमी, या फिर होमोगेमी, या फिर क्लिस्टोगेमी? तो ये एक प्रकार की ऑटोगेमी होगी। ऑप्शन सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य होती है? तो गुरु बीजाणु धानी जो होती है ये किसके समतुल्य होती है? बीजांड के। ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, परागकण का अध्ययन कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। परागकण का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी, या परमाणु विज्ञान भी इसे कहते हैं, है ना। पैलिनोलॉजी का मतलब परमाणु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले जो केंद्रक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होगी ये कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर केंद्रक पूछे हैं, कभी कभी कोशिका पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं इसमें। तो यहाँ पर केंद्रक की संख्या होगी 8, और कोशिका पूछी जाए तो फिर उसकी संख्या होगी 7, है ना। सेल की पूछी जाए कोशिका की तो वो 7 होंगी, और केंद्रक उसमें 8 होंगे, न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पराग नली का अध्यावरण में होकर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं मेसोगेमी, है ना, मेसोगेमी लिखा है, ये मेसोगेमी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसे पुष्प जो होते हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये क्लिस्टोगेमी प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, है ना। और इसी क्लिस्टोगेमी को जो है अनुन्मिलिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा,
इसे अनुनिमिलिता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आज के हमारे जो बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।